जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग का 36वां दिन है। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान भी दूसरी तरफ से जबरदस्त पलटवार कर रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बताया जा रहा है जो हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो 28 फरवरी से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी जो अब अपने 36वें दिन में प्रवेश कर गया है और ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है जो लगातार हमले ईरान पर कर रहा है, तो वहीं ईरान भी लगातार मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। जो हमले किए जा रहे हैं, अब देखिए कितना नुकसान इजराइल में हुआ है ईरान के इस हमले से। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर यह बड़ा हमला और इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, यह बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी, लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला हुआ है और 4 नागरिकों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने निकल कर आई है। तो देखिए इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं लेबनान भी अछूता नहीं है। लेबनान पर भी लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब ये हवाई हमला लेबनान पर इजराइल की तरफ से, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 4 नागरिक जो हैं वो इस हमले की चपेट में आ गए हैं और उनकी मौत हो गई है। 4 नागरिकों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है लेबनान से, जहां पर इजराइल की तरफ से हवाई हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस हवाई हमले की जो इजराइल की तरफ से किया गया लेबनान पर। तो लगातार हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और यही वजह है कि एक के बाद एक अटैक लेबनान पर किए जा रहे हैं और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी लगातार लेबनान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोग घायल भी हुए हैं और इस बीच एक और बड़ा हमला, ये हवाई हमला लेबनान पर किया गया है इजराइल की तरफ से। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे थे ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया था और काफी भारी नुकसान उस क्षेत्र को पहुंचा है जहां पर यह हमला हुआ। उसके बाद लेबनान पर यह हमला इजराइल की तरफ से। तो इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी लाइव जुड़ चुके हैं। डीके गुप्ता जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके गुप्ता जी सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका लाइव टाइम्स पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए 36वें दिन में ये जो वॉर है वो प्रवेश कर चुकी है। ये इस वॉर का, इस युद्ध का अब कितना महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नजर आ रहा है? किस और ये युद्ध अब जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ ईरान है जिसने ये कह दिया है कि कोई भी समझौता नहीं होगा, घुटने टेकने को वो तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका भी लगातार वार ईरान पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जी, नमस्कार। देखिए, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ईरान जो है अपने ऑडियंस के लिए बोल रहा है और उसकी जो सामरिक क्षमता है लगभग वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन अब वो चूँकि अपने ऑडियंस को हैप्पी रखना है और ईरान इज़राइल और अमेरिका है, देखिए वो बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। कारण है कि इज़राइल को ऑफेंसिव कर रखा है अमेरिका ने और अपने को डिप्लोमेसी में एंगेज कर रखा है। और अभी उसका परिणाम देखेंगे तो प्रेशर ग्रुप के रूप में आ रहा है। लगभग 38 कंट्रीज ने अभी मीटिंग की है। उसके बाद 60 कंट्रीज, जिसमें कल हमारे सिकरी साहब भी गए थे हॉर्मूज के लिए। और बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है ट्रंप का कि हॉर्मूज मेरा कोई उस पे टारगेट नहीं है। आप हॉर्मूज को खुलवाना है तो जिनको उसमें दिक्कतें हैं वो आके उसको खुलवाए। तो अभी देखें तो इस युद्ध में 4 पार्ट हैं लगभग। एक तो अमेरिका है, कि इज़राइल है, उसके बाद एशिया पैसिफिक है और उसके बाद मिडिल ईस्ट है और ईरान है। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो मैं डाटा देख रहा हूँ कि अभी मेरे सामने मैं एक डाटा देख रहा हूँ कि जब हॉर्मुज बंद हुआ है, उसके पहले केवल 71 मिलियन टन जो है एलएनजी भारत में आती थी अमेरिका से। लेकिन उसके बाद 3,38,000 हो गई है। मतलब लगभग कि 5 गुना एलएनजी अमेरिका से आने लग गई। इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो एशिया पैसिफिक की है, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो कोरिया की हो, वो सब डाइवर्ट होंगे किधर? अफ्रीका की तरफ और अमेरिका की तरफ। और ये डाटा आज का है बता रहा है कि जब 5 गुना एलएनजी हम ज्यादा अमेरिका से खरीद रहे हैं, तो ऐसी क्रूड ऑयल जो कि पूरा एशिया पैसिफिक अमेरिका से लगभग 18 से 20% खरीदता है अमेरिका आज भी, तो वो बढ़ के 30% हो जाएगा। तो अमेरिका को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्लस अभी $23 मिलियन का मिडिल ईस्ट को सुरक्षा के लिए हथियार बेचने का समझौता किया है अमेरिका ने। तो $23 बिलियन, $40 बिलियन तो इस युद्ध में खर्चा लग रहा है कि होना है। $30 बिलियन का $23 बिलियन को उसने बेच दिया। प्लस उसकी जो क्रूड कंपनीज हैं, उनको जब रेट बढ़ता है तो उनको बहुत प्रॉफिट होता है। बस उनके यहाँ एक ही इश्यू आता है, जो गैसोलाइन है, जो गैसोलाइन से उनके कस्टमर के कंज्यूमर रेट बढ़ जाते हैं, जो कि वो संभाल लेंगे। और अभी मार्च का अगर हम करंट इन्फ्लेशन रेट देखें तो वो भी 2.4, जो बहुत ही मॉडरेट है। अब वो स्वागत योग्य होता है। तो सब मिला जुला के अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं। इजराइल अमेरिका के सर पे जाते हुए वो कहीं न कहीं अपना टारगेट अचीव कर रहा है, जितना डिस्ट्रॉय डीपर अंदर वो अमेरिका ईरान को कर सके, चाहे 2 महीना चले 4 महीना। क्योंकि इस युद्ध में इजराइल को कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो है छोटी-मोटी मिसाइलें जो भी उसके यहाँ आती हैं, उसमें से 80% वो जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से इजराइल भी अपना टारगेट अचीव कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है केवल मिडिल ईस्ट को और इंडो पैसिफिक को। इंडो पैसिफिक जो दुनिया का 40% लगभग तेल यूज करता है और केवल 8% तेल ही उसके यहाँ पैदा होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट सब जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया से, तो वो इसमें पैसों-पैसे में पड़ा हुआ है। इसीलिए पासा फेंक रहे हैं ट्रम्प की, अगर जिसको ज़रूरत है हॉर्मुज़ को आप खुलवाएँ, मैं क्यों खुलवाऊँ? मेरा तो युद्ध ईरान से हो रहा है। हॉर्मुज़ को तो ये भी उनका एक डिप्लोमेटिक पॉइंट है। तो इसमें देखा जाएगा तो मिडल ईस्ट जिसकी की इकोनॉमी डाउन हो रही है, जिनकी की इकोनॉमी ज़्यादातर ऑयल पर निर्भर है, वो और एशिया पैसिफिक डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये युद्ध मुझे लगता है कि खींचना चाहेगा इजराइल लंबा, और अमेरिका चाहेगा कि जितना ज़्यादा डिवास्टेशन ईरान में किया जा सके, ताकि उसको सीरिया, लिबिया, इराक जैसे रास्ते पर लाया, जैसे अफगानिस्तान है। ये भी बहुत बड़े-बड़े सिविलाइजेशन है। लेकिन आज की डेट में देखेंगे तो वहाँ पे एक काबुल शहर का अगर फोटो देखा जाएगा तो हमारे यहाँ के एक चौक जैसा होता है, बनारस इलाहाबाद के। तो ये सब चीज़ें मतलब देखेंगे तो डिवास्टेशन ला के छोड़ देंगे। तो 20-25 साल तक अमेरिका और इज़राइल को एक कूलिंग पीरियड मिल जाएगा सँभलने के लिए। जी। हम्म, बिल्कुल सर। अच्छा सर, क्योंकि अमेरिका को लेकर आप बात कर रहे थे, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए अब तो ट्रंप ने अपने जो रक्षा बजट है उसमें भी 42% की बढ़ोतरी कर दी है। क्या ये सीधा सीधा ये बताता है कि अब जो ट्रंप है वो इस वॉर में रुकने या फिर पीछे हटने वाले नहीं है, बल्कि इस युद्ध को और भी ज्यादा तेज करते हुए वो नजर आएंगे? क्या ये भी इस और भी इशारा करता है ये? देखिए अगर हम मैं इस युद्ध में अमेरिका को खासकर अमेरिका को मैं हम्म। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ इस युद्ध के हिसाब से अध्ययन नहीं करता हूँ। अमेरिका को एक हेजेमोनी स्टेट के रूप में अध्ययन करता हूँ कि उसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है। लॉन्ग टर्म टारगेट है जो कांग्रेस ने अप्रूव किया है, मतलब उनकी संसद ने अप्रूव किया है, दैट इज स्ट्रेटेजिक पेपर जो उनका है। उस पेपर में हर साल ये कहा जाता था कि चाइना हमारा उभरता हुआ एक दुश्मन है, लेकिन इस बार क्लियरली उसमें मेंशन है कि चाइना पे ही हमको लड़ना है। और चाइना के लिए अब वहां देख रहे हैं क्या क्या चाइना की सप्लाई लाइन है। सप्लाई लाइन को तो केवल तेल नहीं है, चाइना की डिप्लोमेसी कहाँ कहाँ रूटेड है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में चाइना ने बहुत सारा सीपेक और बीआरआई के हिसाब से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 साल से 1 साल से 1 रुपया भी इन्वेस्ट चाइना वहां नहीं किया, क्योंकि वहां पे अमेरिका एक्टिव हो गया है। वहां बीएलए को आतंकवादी देश घोषित नहीं करता, आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करता अमेरिका, लेकिन अपने देश में उसको आतंकवादी संगठन घोषित करता है। लेकिन विश्व में जब उसको आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात आई यूनाइटेड नेशंस में, तो इसी अमेरिका ने वीटो कर दिया चाइना के प्रस्ताव पर। मतलब उस बीएलए से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है चाइना को, उसको तोड़ा जाएगा। ऐसे टीटी की तरह पख्तूनवा में तोड़ा जाएगा। इसी तरह जो अफ्रीका के कंट्री है, वहां जहां जहां चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा, वहां अमेरिका पिचिंग करके अमेरिका चाइना का गेम खराब कर रहा है। अब रही बात ऑयल सप्लाई की, वेनेजुएला से धड़ल्ले से कंसेशन में पा रहा था चाइना तेल, क्योंकि उनकी दोस्ती थी। उसको वहां पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया। ग्रीनलैंड पे उनकी अपॉर्चुनिटी बन रही थी, उसको अमेरिका ने कब्जा लगभग कर लिया, क्योंकि नाटो वहां लगा दी है। ईरान एक उसमें से ऐसा था जो रियायत पे इनको तेल देता था, काफी तेल देता था, वहां पे इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब अगर ये जरा सक्सेस हो गए खार वगैरह पे अटैक करके या वहां पे कंट्रोल कर रहे, तो चाइना की सप्लाई लाइन टूट जाएगी। तो ये जो बजट है, ये बजट भी उसी का एक हिस्सा है।
अगर कांग्रेस का हम वक्तव्य इसमें सुने जो उसमें डिस्कशन हुआ था, तो उसने बोला कि ये बजट हम इसलिए नहीं मांग रहे कि ईरान का युद्ध है, क्योंकि ईरान का युद्ध इतना बड़ा नहीं है कि 1.5 ट्रिलियन का हमको बजट चाहिए। लेकिन हमें अगर बड़ा युद्ध आ जाता है ईरान के साथ, तो हमको जो डिप्लेशन ऑफ द हमारे पास हथियार हैं, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम तैयारी करें, उसके लिए लॉन्ग टर्म के 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन मांगा है, ताकि हम चाइना से संभावित युद्ध के कंडीशन में हम अपने आप को तैयार कर सकें। जी ठीक है डीके गुप्ता सर, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आगे भी इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। देखिए, इस वॉर से जुड़ी आपको बता दें कि ईरान का तेल अवीव पर यह हमला हुआ है और तेल अवीव में क्लस्टर बम का असर भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार देखिए, ईरान भी हमलों का जवाब उसी रूप में देता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से अमेरिका और इजराइल उस पर वार कर रही हैं। अब ईरान की तरफ से एक बार फिर से तेल अवीव पर हमला किया गया। तेल अवीव में क्लस्टर बम का जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। ये भी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार एक के बाद एक तेल अवीव पर अटैक किए जा रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जहां पर जिन जिन जगहों पर ये हमले किए जा रहे हैं, वहां पर उस क्षेत्र में अब जो कितना प्रभाव इन हमलों का होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, देखिए इजराइल के कब्जे वाले इलाके पर हमला हुआ है। फिलिस्तीन में कब्जे वाले इलाके पर अटैक किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक के बाद एक जो हमले हैं वो ईरान यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, हम लगातार ये आपको बता रहे हैं कि ईरान की कोशिश यही है कि इस युद्ध को जितना ज्यादा समय तक आगे लेकर जाया जाए, वो लेकर जाना चाहता है। अब लगातार हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर, जरा इस चीज को भी समझाइएगा, क्योंकि देखिए हम इसी को लेकर बात कर रहे थे डीके सर की किस तरह से ये जो हमले हैं वो एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं। अब ईरान भी देखिए रुकता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अब ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि समझौता बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। या तो हमारी शर्तें माने तभी हम एक टेबल पर आएंगे। तेल अवीव पर लगातार उसकी तरफ से निशाने किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फिलिस्तीन है, जो इजराइल के कब्जे वाला फिलिस्तीन है, उस पर भी हमले किए जा रहे हैं। क्या बताता है सर कि कोई भी मूड में नहीं है पीछे हटने के ईरान, बिल्कुल भी नहीं, जो मैं देख पा रहा हूँ कि ईरान काफी कोशिश में है कि मध्यस्थता हो जाए। ये चीजें मीडिया में नहीं आ रही है, क्योंकि आप अगर ईरान की स्थिति को देखेंगे, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप आके अपने राष्ट्र को संबोधित करते हैं, अपने लोगों से गुफ्तगू करते हैं, वो इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन आज तक खोमैनी के पुत्र जो है मुस्तफा हैं, आज तक मीडिया के सामने आके या अपने जनरल के साथ बैठ के कोई मीटिंग या वीडियो नहीं दिए हैं, ताकि उससे मनोबल बढ़ता जाए। और अगर हम युद्ध में 2-3 अगर पहलुओं को देखें, तो अरागाची ने 1 मार्च को या 2 मार्च को, जरा से डेट नहीं याद है, उन्होंने कहा था कि आईआरजीसी सिविल लीडरशिप के हिसाब से काम नहीं कर रही, हमारे आदेश नहीं ले रही है वो। इसका मतलब कि वहां पे जो आईआरजीसी का खुद का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ। अगर युद्ध में अगर अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो आईआरजीसी को बिल्कुल वाइप्ड आउट कर देगा ये। तो आईआरजीसी के जो लीडर्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े पोस्ट पे, जो केवल वो ऑफिसर ही नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, जिनसे उनका परिवार भी चल रहा है, तो उनका भी खतरा है। तो वो सिविल से नहीं ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बार वहां के मसूद जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने माफी मांगी थी मिडिल ईस्ट से कि हम आप पे अटैक नहीं करना चाहते, लेकिन अटैक हो जा रहा है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है एनालिस्ट के लिए कि अंदर तो खिचड़ी वैसी नहीं पक रही है जैसा। उसके बाद कई दौर की बातें जो ट्रंप भी बोल रहे हैं, जो हो रही है करने की कोशिश, क्योंकि सिविल लीडरशिप नहीं चाहती कि ईरान उस रास्ते पे चला जाए कि हम लोग 20-30 साल तक समझ ही नहीं पाएंगे। तो सिविल, लेकिन फौजी लीडरशिप का सोचना कुछ अलग होता है। वो जो है खोमेनी परिवार की सेना रही है। अब देखेंगे तो 25% ईरान की लेकिन डीके सर, स्थिति तो अभी भी अगर हम ईरान की यहाँ पर समझें तो इतने हमले, इतना ज्यादा कमजोर यहाँ पर अगर हम देखें जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, कमजोर कर दिया गया है कि अभी भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा ईरान को वापस पैरों पे खड़े होने में। लेकिन सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ईरान करना चाहता है बातचीत, वो शांति की ओर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अब क्यों खुलकर फिर ईरान ये नहीं कह रहा है कि
कि ठीक है हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप सारी शर्तें नहीं मान सकते हैं ईरान अमेरिका की, लेकिन आप एक दो शर्तों पे तो एक टेबल पर आए। दूसरी तरफ आपने संबोधन का जिक्र किया जो ट्रंप की तरफ से किया गया, ट्रंप की तरफ से कई चीजों का जिक्र किया गया। जो बात वो पहले दिन से कहते हुए आ रहे थे कि हम जीत चुके हैं, बहुत सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इस युद्ध में, हमने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है, लेकिन वो बातचीत किससे कर रहे हैं ईरान में? उन्होंने इस बात का एक बार भी जिक्र नहीं किया। अगर बातचीत चल भी रही है तो, और ईरान इस पे खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है? अगर वो ये समझौता चाहता भी है तो, वो इस युद्ध को रोकना चाहता भी है, क्या वजह आपको नजर आती है इसकी? देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि अगर ईरान के हम 3 स्टेटमेंट पिछले 7 या 8 दिन के अंदर हम देखें, जैसे कि मसूद प्रेसिडेंट जो है वहां पे उन्होंने बोला कि बातचीत एक समाधान है, हमको टेबल पे आना पड़ेगा अगर युद्ध रोका जाए तो स्वाभाविक है कि अपने देश के ऑडियंस को भी सुनाना है। मतलब वो जरा सा शांत स्वभाव के राष्ट्रपति माने जाते हैं और जो कि खोमेनी परिवार से अलग विचार रखते हैं। अरागाची भी कल या परसों अपने एक रैली में बोल रहे थे कि अगर युद्ध रोका जाए तो बातचीत में तैयार है, लेकिन अगर जब भी हम बातचीत नहीं करेंगे, अगर ऐसा स्टेटमेंट अगर आप ईरान की तरफ से देखेंगे तो हमेशा वो आईआरजीसी की तरफ से आता है, मतलब फौज की तरफ से आता है। और वो या तो ये दो हेडिंग रहेंगी कि वहां की राज्य मीडिया ने ऐसा बताया है, वहां का जो स्टेट मीडिया है उसने बताया है, या आईआरजीसी के किसी अधिकारी ने बताया। अधिकारी एक लीडर नहीं हो सकता, अधिकारी एक एग्जीक्यूटिव होता है जो कि लीडर की बातों को कन्वे करता है। तो इस चीज को जब मैं बारीकी से देखता हूं तो लीडरशिप जो है वहां की, वो चाहती है कि बातचीत हो जाए, और कहीं न कहीं बातचीत चल रही है। तुर्की लगा हुआ है, कहीं चाइना लगा हुआ है। चाइना वगैरह बिना बात किए 5 पॉइंट नहीं देंगे अमेरिका को कि ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो ये अंदर चीजें चल रही हैं, लेकिन उसको पटल पर नहीं लाएंगे। जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप जो बता रहे हैं कि मेरी बातचीत चल रही है, कुछ बड़े नेता से कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से छलवा भी हो सकता है कि वहां के लोग मनोबल में टूटे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बात नहीं हो रही हो, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक एरेना में चलता है कि मेरी बातचीत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं कल इनको नेगोशिएशन टेबल पे आना होगा, और ईरान के लिए एक अच्छी खबर ये रहेगी कि अगर वो बातचीत तो कर लेते हैं तो जहां पे उनका डिवास्टेशन हुआ है वहीं पे देखिए क्या होता है कि दुनिया के बड़े-बड़े देश हैं, जैसे भारत का ही देख लीजिए। मैं भारत का एग्जांपल आपके सामने दूंगा कि कहीं कोलंबो ने बोला है कि मैं 4 दिन की छुट्टी, मतलब 2 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन और ऑफिस में मत जाइए आप लोग। पाकिस्तान ने 55% क्रूड ऑयल का रेट बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने अपने बच्चों का स्कूल का छुट्टी कर दी है बिल्कुल, और भी 15 दिन से। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बोलते हैं कि आप छोटे कपड़े पहनिए, हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनिए ताकि एसी ना चलाना पड़े। इंडोनेशिया ऐसे ही कर रहा है, चाइना कर रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अभी तक एक नहीं बोले हैं। इसका मतलब जो भारत की इकोनॉमी जो है अभी तक 15-20 दिन और युद्ध चलेगा तो शॉक को ऑब्जर्व कर सकती है। इसी तरह से अमेरिका जो है लंबा युद्ध चलता है तो भी वो ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बड़ी है। वियतनाम के युद्ध के बाद भी आज अमेरिका वैसे ही खड़ा है, अफगानिस्तान के युद्ध के बाद भी आज वैसे ही खड़ा है, इराक के युद्ध के बाद वैसे ही खड़ा है। लेकिन ईरान के साथ ये स्थिति नहीं है। ये ईरान को और ईरान को जो सलाह देने वाले उनको समझना चाहिए, लेकिन सलाह देने वाला है कौन? रसिया और चाइना है उनके मेन सलाहकार। वो सलाह इसलिए नहीं देंगे क्योंकि रसिया जानता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है। चाइना सोचता बिल्कुल। है कि अगर ईरान कमजोर होगा तो मेरे और नजदीक आएगा, उसकी मजबूरियां मेरे साथ और हो जाएंगी, तो मैं उससे और अक्सर शर्तों से तेल खरीद सकता हूँ और शर्तों से मैं उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सुर नर मुनि सबकी ये रीति, बिन स्वार्थ होए नहीं प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई यहाँ पे खुदा नहीं है। तो इसलिए जो है ईरान के लिए एक समझदारी का बात होगा कि वो अगर टेबल टॉक्स पे आता है तो उसकी इकोनॉमी और उसके लोगों का जो एक जो प्रॉब्लम्स आएंगे आने वाले 20-25 साल में और कम हो जाएंगे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका 2 या 4 महीना में फिर से अपनी इकोनॉमी वैसे ले लेगा, और आज भी उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद उसकी कंपनियों ने 146% जो है हथियार ज्यादा बेचा, और उसमें से नाटो को, और नाटो का 70% हथियार अमेरिका से आता है। तो अमेरिकन इकोनॉमी ही वार इकोनॉमी। अभी ईरान का युद्ध खत्म होगा तो देखेंगे कहीं पे हंगरी यूक्रेन में शुरू हो जाएगा, ताकि उनकी जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिससे पैसे आते हैं वो चलती रहे। इस चीज को थिंक टैंक समझते हैं, एनालिस्ट समझते हैं, जनरल पब्लिक समझे ना समझे। तो अमेरिका के लिए इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। इसीलिए अमेरिका में आप देखेंगे कि खबरें तो आती हैं कि 1 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए, वो तो 2 पार्टियां ही वहां चलती हैं, तो एक पार्टी खड़ा होती रहेगी, लेकिन ऐसा आमूल चूल वहां पे कोई उनका विरोध ऐसा नहीं है वहां पे। जी।